साहब ये महसूस करते हैं कि वो वक्त नहीं दे सकते, वो इस ओहदे का जस्टिस नहीं कर सकते, मैं हमेशा से महसूस करता हूँ कि लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट, पार्लियामेंट्री लीडर और पीएसी की ये मुख्तलिफ लोगों के पास होनी चाहिए। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के हवाले से खबरें आ रही हैं कि शायद उधर भी कोई तब्दीली हो। बिल्कुल गलत है। वो शहबाज शरीफ साहब ही हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। ये तब्दीली कैसे आई और क्यों आई, उसकी वजूहात क्या है? क्या पार्टी के अंदर कोई मसाइल जन्म ले रहे हैं? ऐसी नौबत कि उनकी अपनी जमात भी इस वक्त सख्ते में तारी है। अगर हेल्थ रीजन है तो फिर लीडर ऑपोजिशन भी छोड़ दीजिए। मिसाक जमहूरियत में यह तय हुआ था कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। राना तनवीर साहब तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है नहीं, तो फिर मिसाक जमहूरियत की तो नफी आपने खुद कर दी। हम इस फैसले के पाबंद नहीं हैं। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो तब्दीलियाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अपनी पार्टी की कुछ ओहदों के अंदर लेके आई, तो उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज रिजेक्ट कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने फ़ैसला किया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब पीएसी को नहीं संभालेंगे, उसकी चेयरमैनशिप वो राना तनवीर के हवाले कर देंगे और साथ में जो ख्वाजा आसिफ हैं वो पार्लियामेंट्री लीडर बन जाएंगे। मगर आज उस पर रद्द अमल आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने सवाल उठाए कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये फ़ैसले ख़ुद से कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर शहबाज शरीफ साहब के पास वक्त नहीं है या उनकी सेहत ठीक नहीं है तो वो सिर्फ पीएसी से क्यों दस्तबरदार हो रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अपोजिशन लीडर का ओहदा भी छोड़ दें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एज़ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के भी रुकन हैं और इस कमेटी के काम के अंदर फ़र्क पड़ेगा अगर शहबाज शरीफ साहब के पास वक्त नहीं है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मिसाक़े जमहूरियत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने साइन किया था उसके तहत तो जो अपोजिशन लीडर होता है वो ही पीएसी को हेड करता है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये कैसे यूनिलैटरली फ़ैसला कर सकती है कि राना तनवीर साहब जो हैं वो पीएसी को हेड करेंगे। ये सवाल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाए हैं और कुछ इत्तलात इस तरह की भी आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कुछ खदशात हैं कि उनसे डिस्कस नहीं किया गया, कंसल्ट नहीं किया गया। मगर एक बड़ा सवाल जो यहाँ खड़ा होता है वो ये होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को एकदम क्यों ज़रूरत महसूस हुई ये फ़ैसले करने की। वो कह तो रहे हैं कि इसका ताल्लुक़ शहबाज शरीफ साहब की सेहत और उनकी मसरूफ़ियत से है, मगर पिछले कुछ हफ़्तों के अंदर बहुत सी तनकीद भी हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर कि उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है एज़ ए जमात, कि जो सारा फोकस है अपोजिशन पॉलिटिक्स का वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनती चली जा रही है। ख़ुद कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो लीडर्स थे उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि उनकी जो मीटिंग हुई पार्लियामेंट्री पार्टी की उसके अंदर कुछ सीनियर लीडर्स ने तनकीद की कि पार्टी की पॉलिसी क्या है, बयानिया क्या है, वो ज़्यादा एक रवैया उनका हुकूमत की तरफ इस वक्त क्या है। और ये सारे इश्यूज़ भी हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को इस वक्त हल करने हैं। उनके एक जो सीनियर लीडर हैं नवाज़ शरीफ साहब वो जेल के अंदर हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त लंदन में हैं। उनकी वापसी की तारीख़ तो दे रही है पार्टी, मगर इतलात आ रही हैं कि शायद वो इतनी जल्दी वापस ना आए। तो पार्टी के लिए एक किस्म का लीडरशिप क्राइसिस या डायरेक्शन का क्राइसिस तो है ही सही, तो उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब जो एक सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो मज़हर साहब। जी शुक्रिया आपका। जी मज़हर साहब, तो ये जो कल फ़ैसले किए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने, इनके बारे में आपका क्या ख़याल है? क्या ये सचमुच सिर्फ शहबाज शरीफ की मसरूफ़ियत या सेहत की वजह से फैसले हुए हैं या इसकी वजह से हम कोई पॉलिटिकल सिग्नलिंग भी देख सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर कुछ खटपट चल रही है जो दो बयानियों का पहले जिक्र आता था, क्या उससे इसका ताल्लुक़ है? देखिए, जो वजूहात दो बताई हैं वो वजूहात तो उस वक्त भी थी जब इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद भी वो वजूहात अपनी जगह किसी न किसी हवाले से कायम रहीं। जब इनका नाम एज ए चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के तौर पे और उस पर ज़ाहिर है पीटीआई के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट भी रहा इनका, तो सेहत तो शहबाज शरीफ की बहुत पहले से उनको प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
और मुकदमात भी जब से ये गवर्नमेंट आई तो वो जो पुराने मुकदमात थे वो ज़ाहिर नैब प्रोएक्टिव नैब हमें नज़र आई है और उसमें शहबाज शरीफ उसमें गिरफ़्तार भी हुए। उस वक्त भी ये फ़ैसला नहीं हुआ जब गिरफ़्तार हुए थे, जब उनको नैब ले गई थी। वो सारी चीज़ें ये बहुत ही सडन है और इसमें बिल्कुल वाज़े तौर पे ये चीज़ नज़र आती है और बहुत से लोगों से जो बात हुई है उन्होंने भी ये वाज़े इंदिया दिया है कि बहुत सी चीज़ें मुस्लिम लीग की लीडरशिप के अंदर कन्फ्यूजन का शिकार हैं और पार्लिमानी लीडर के ओहदे से एकदम किसी ख्वाजा आसिफ को नॉमिनेट करना, फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन तनवीर साहब को नॉमिनेट करना, दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून के लिए एक सेटबैक है क्योंकि ऑलरेडी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और उनके बहुत से रहनुमा सर, आप इसको सेटबैक क्यों कह रहे हैं? इफ आई कैन इंटरप्ट यू हियर, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बट ये ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि आप इसको एज ए सेटबैक क्यों देख रहे हैं? सेटबैक इसलिए कि जो नैरेटिव बिल्ड किया था मुस्लिम लीग नून ने, ये उससे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। यानी उन्होंने अगर यही बात है तो बहुत से मुस्लिम लीग के लोग ये कह रहे हैं कि फिर पहले दिन ये झगड़ा क्या था, पहले ही दिन आप जो है वो किसी को नॉमिनेट कर देते, यही तो पीएससी कह रही थी ये चेयरमैनशिप के लिए, और यही कुछ दूसरी जमातें भी कह रही थी। तो जब आपने उसको एक ज़िद बना लिया तो फिर आप उसमें अपना एक्टिव रोल भी प्ले करते, और जहाँ तक सेहत और मुकदमात का ताल्लुक़ है तो वो दोनों चीज़ें अपने साथ हैं, उस वक्त भी थी जब ये सारे फ़ैसले हुए। तो उससे नज़र ये आता है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है ये एक बेचैनी ज़रूर पाई जाती है, ख़ास तौर पे जो वो लोग हैं जो समझते थे कि जो जीटी रोड का रास्ता था नवाज़ शरीफ का वो सही रास्ता था, और वो ये समझते हैं कि बहुत एग्रेसिव जाना चाहिए था, नून लीग को एग्रेसिव होना चाहिए था। और इवन नवाज़ शरीफ साहब ने और मरीम नवाज़ साहिबा ने जो लंदन से वापस आके आए उसके बाद भी जो है मुस्लिम लीग नून ने कोई लाएअमल नहीं बनाया, तो उसकी सारी जिम्मेदारी इनडायरेक्टली वो शहबाज शरीफ पर डाल रहे हैं। तो सर अब जो ये कल तब्दीलियां हुई हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो नवाज शरीफ का बयानिया था एक दफ़े वो फिर डोमिनेट करने लगा है जमात को? देखिए, डोमिनेट करना तो इस वक्त नहीं कह सकते क्योंकि नवाज शरीफ के साथ जो लोग हैं उन्हें ये नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर वो ना बहुत एग्रेसिवली लड़ाई लड़ सकते हैं, सही, और ना ही ऐसी सिचुएशंस में वो कोई बिल्कुल खामोश बैठ सकते हैं। तो वो शहबाज शरीफ के जो बयानिए को वो ये समझ रहे थे कि शहबाज शरीफ के बयानिए के नतीजे में बहुत सा रिलीफ मिलेगा। जी, मजहर साहब की आवाज़ हमें नहीं आ रही तो वील जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें मजहर अब्बास साहब से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो कल कुछ फ़ैसले किए अपने पार्लियामेंट्री पार्टी के हवाले से और पीएससी की चेयरमैनशिप के हवाले से, और कि उनकी सिग्निफिकेंस क्या है जमात के लिए। मजहर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप दो बयानियों का जिक्र कर रहे थे, तो अगर यहाँ मैं आपसे एक थोड़ा सा स्पेक्युलेटिव सवाल अगर पूछ सकूँ कि कहीं ये बात तो नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को ये लगा कि शहबाज शरीफ तो अभी मुल्क से बाहर हैं, उनकी वापसी की तारीख तो देती है जमात, बट कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो वक्त पे वापस ना आए। दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ साहब की भी बेल की एप्लीकेशंस जो हैं वो आज रिजेक्ट हो गई, बट कल तक तो थी और अफवाह फैली हुई थी कि अगर उनको बेल मिल गई या इजाज़त मिल गई तो वो भी मुल्क से बाहर चले जाएंगे। तो कहीं ये तो नहीं था कि जमात को ये फिक्र हो गई कि अगर हम अपना स्टैंड जो है थोड़ा क्लियर नहीं करेंगे और सख्त नहीं करेंगे बयानिया, तो पार्टी जो है वो घबराहट में टूट जाएगी? क्योंकि पिछली दफ़े भी जब शरीफ ख़ानदान के लोग बाहर गए थे तो पीछे से पार्टी टूट गई थी। जी बिल्कुल, अगर नवाज़ शरीफ और ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ, देखिए मुस्लिम लीग नून रिवॉल्व करती है नवाज़ शरीफ के गिर्द, यानी शहबाज शरीफ ये शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो नवाज़ शरीफ के बग़ैर पार्टी को लेके आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं हो सकता जब तक नवाज़ शरीफ की तायद उन्हें हासिल नहीं होगी। शहबाज शरीफ इज़ नथिंग, और यही शहबाज शरीफ को ख़ुद भी इस चीज़ का पता है।
शहबाज शरीफ का जो पॉलिटिक्स का अंदाज़ है वो बड़ा मुख्तलिफ है। और मैं बिल्कुल इससे बिल्कुल जो इस वक्त लोग शहबाज शरीफ को देख रहे हैं, सन 2000 में बिल्कुल मुख्तलिफ शहबाज शरीफ थे। यानी नवाज़ शरीफ ने डील की थी और जो डील हुई थी वो नवाज़ शरीफ की थी, उसमें शहबाज शरीफ की ना कंसर्न शामिल थी बल्कि शहबाज शरीफ ने उसे अपोज़ किया था। और शहबाज शरीफ उस वक्त सन 2000 में वो आखिरी शख्स थे जिनको ज़बरदस्ती लांडी जेल से ले जाया गया, वरना वो जाने को तैयार नहीं थे। आज सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ है। असल चीज़ ये है कि नवाज़ शरीफ अगर जो 7 तारीख को वो होता है या इस अपील को, ये अपील अगर फाइनली रिजेक्ट हो जाती है उनकी पूरी जी, और उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाता है, उनकी अपील मुस्तरद हो जाती है और उसके साथ ही मरियम नवाज़ साहिबा की भी अपील अगर मुस्तरद हो जाती है, तो फिर सबसे अहम फ़ैसला नवाज़ शरीफ को करना पड़ेगा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत किसके पास होगी, और जिसको नवाज़ शरीफ नॉमिनेट करेंगे वही मुस्लिम लीग कहलाएगी। चाहे सर, तो आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब के पास कौन सी चॉइसेस हैं किसी को नॉमिनेट करने की? क्या इस वक्त वो अपनी बेटी को सामने करेंगे? क्योंकि लग तो नहीं रहा कि मरियम नवाज साहिबा इस वक्त तैयार हैं। उनकी जो मतलब कि खामोशी है बिल्कुल सियासत के हवाले से, उससे तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि वो तैयार हैं या उनके वालिद चाहते हैं कि वो सामने आएँ और पार्टी को लीड करें। इस वक्त मैं ये नहीं कहती कि 1-2 साल के बाद सिचुएशन तब्दील हो जाएगी, मगर इस वक्त की बात कर रही हूँ। देखिए, इस वक्त तो उनके खिलाफ भी, उनके हवाले से भी तो फैसला आना है ना, उनकी भी तो अपील है ना जी। तो अगर मरियम नवाज़ के फ़र्ज़ करें मरियम नवाज़ के हक़ में फ़ैसला आ जाता है या उनकी कन्विक्शन वो हो जाती है या डिस्क्वालिफिकेशन वाली जो है वो चीज़ उनके आड़े नहीं आती, तो मेरा ख़्याल है मरियम नवाज़ के लिए एक रास्ता है। लेकिन असल चीज़ यही है कि फ़ैसला बहरहाल चाहे मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से हो या इवन अदरवाइज़, जिस शख्स को नवाज़ शरीफ नॉमिनेट करेंगे वही मुस्लिम लीग नून का या मुस्लिम लीग का कायद होगा या कायम मुकाम होगा, जो भी होगा, क्योंकि माजी में भी 2000 में उन्होंने जावेद हाशमी को एज कायम मुकाम सदर जो है वो नामजद किया। सर, एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिक्स तो उन्हीं के गिल, हाँ, मगर एट द एंड ऑफ द डे जब तक नवाज शरीफ साहब हैं तो फैसले तो इवेंचुअली वही करेंगे, चाहे उनकी बेटी पार्टी को हेड करें या उनके भाई करें या भतीजे करें या शाहिद खाकान अब्बासी साहब जैसे किसी वो लीडर को सामने ले आएं। मगर ये तो नहीं है कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएंगे, इवेंचुअली फैसला उन्हीं के हाथ में होगा। अगर नवाज शरीफ बाहर नहीं जाते या उनकी चाहे वो अपील रिजेक्ट हो जाए, वो जेल में रहें, बहैसियत कन्विक्ट रहें, लेकिन सियासी तौर पे नवाज़ शरीफ रेलिवेंट रहेंगे और जो उनका एक ख़ास हल्का इंतखाब है मुस्लिम लीग का, उसमें नवाज़ शरीफ की प्रेजेंस जो है वो माने रखेगी। लेकिन अगर वो बाहर चले जाते हैं, चाहे इलाज की वजह से जाएं या इवन अदरवाइज, तो फिर फ़र्क पड़ेगा, फिर मुस्लिम लीग तकसीम हो जाएगी। जी मजहर साहब, ये जो आज और इसका फ़ायदा मुस्लिम लीग काफ को होगा। सही, ये जो आज हुकूमत की तरफ से रिएक्शन आया है जिसमें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया राना तनवीर साहब की नॉमिनेशन, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? डू यू थिंक सर मुस्लिम लीग नवाज़ को अपना फ़ैसला तब्दील करना पड़ेगा या हम कहें कि अब हम तैयार हो जाएं, ये फिर से वो PAC की चेयरमैनशिप का जो एक पूरा स्ट्रगल चला था 3-4 महीने का जब पार्लियामेंट आई थी, अब ये दोबारा वो होने लगा है? देखिए, जो मेरा ख्याल है एग्जैक्टली क्योंकि ये चीज़ें सामने नहीं आई हैं, अगर शहबाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी, JUI या दीगर जमातों को एतमाद में नहीं लिया इस फैसले से, तो प्रॉब्लम आ सकती है। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको एतमाद में नहीं लिया। आपने ज़ाहिर है जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन आपको नामज़द किया गया था तो उसमें अपोजिशन की दीगर जमातों का कंसर्न शामिल था, तो अपोजिशन जमातों का कंसर्न लिए बगैर एक फ़ैसला आपने कर दिया। अब फैसला कर दिया, ये तो आप फैसला कर सकते हैं कि आप दस्तबरदार हो जाएं, लेकिन ये फ़ैसला नहीं कर सकते आप कि किसी को नामज़द कर दें। वो फ़ैसला बहरहाल फिर अपोजिशन को ही करना पड़ेगा। तो मेरा ख़्याल है या तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपोजिशन की जमातों से रब्ता करें, या यहाँ जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं ख्वाजा आसिफ या शाहिद खाकान अब्बासी, ये लोग दीगर, क्योंकि बहरहाल जब अगर PTI से एक मुकाबला बनता भी है तब भी अपोजिशन का एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। और तहरीक इंसाफ ने बहरहाल एक पोजीशन ली है कि जी ठीक है, अब आपने
किसी और को नामज़द किया, हम इसे कबूल करें या नहीं करें। वो कोशिश ये करेंगे कि शायद तहरीक इंसाफ का चाहे गवर्नमेंट का नॉमिनी आ जाए, सही, उसमें बहरहाल अपोजिशन नहीं मेरा ख्याल है मानेगी। मज़हर साहब, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब को उन्होंने पार्लियामेंट्री लीडर बनाया है, इसकी सिग्निफिकेंस आप कैसे देख रहे हैं? ख्वाजा आसिफ किसी ज़माने तक तो बहुत मशहूर थे फॉर हिज जो उनकी सख्त स्पीचेस होती थी, मुशर्रफ के ज़माने की एक दो जो उनकी तकरीरें हैं वो तो अभी भी सोशल मीडिया पे चलती रहती हैं, मगर पिछले दिनों में वो बहुत खामोश हो गए हैं। इनफैक्ट मेरे ख्याल में कल काफ़ी अरसे के बाद वो टीवी इंटरव्यू के लिए भी सामने आए। तो उनकी जो इस वक्त नॉमिनेशन है एज पार्लियामेंट्री लीडर, वो क्या हमें दिखा रही है या क्या सिग्निफाई कर रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने ये फ़ैसला क्यों किया? देखिए, ख्वाजा आसिफ पे मुझे नहीं लगता कि कोई यूनानिमिटी आएगी विद इन मुस्लिम लीग। उसमें भी अगेन जिस तरह कल रिपोर्टेड हुआ, वल्लाह आलम के हद तक सही है या गलत, लेकिन उसकी क्योंकि कोई तरदीद नहीं आई कि जो पोजीशंस ख्वाजा साद रफ़ीक ने या राना अफजल ने या कुछ दीगर लोगों ने ली पोजीशंस, वो बड़ी थोड़ी सी मुख्तलिफ थी जी। और लगता ये है कि उनके अंदर एक सीरियस डिसेंट आया है, शायद ख्वाजा आसिफ के हवाले से भी। अच्छा। लेकिन राना तनवीर के हवाले से ज़्यादा नज़र आता है ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में। ख्वाजा आसिफ का निस्बतन इसलिए रोल ज़्यादा शायद बनता है कि ख्वाजा आसिफ ज़्यादा, क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक जेल में हैं, तो दो ही चॉइस थी, या तो शाहिद खाकान अब्बासी को वो नामज़द करते या फिर ख्वाजा आसिफ को नामज़द करते। तो ख्वाजा आसिफ को गालबन इसलिए भी नामज़द किया है कि ख्वाजा आसिफ के मुख्तलिफ़ हलक़ों से उनके रवाबित रहे हैं, माजी में भी रहे हैं और अभी भी शायद उनके रवाबित हों। तो इस वजह से मुझे लगता है आप ये कह रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के शायद उस किस्म के रवाबित नहीं हैं जिस तरह के ख्वाजा आसिफ। शाहिद खाकान अब्बासी अगेन शाहिद खाकान अब्बासी ऑलरेडी उन पे जो एक केस है उसके हवाले से हो सकता है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने ख़ुद ये पीछे हटे हों, लेकिन बेहतर चॉइस पार्लियामेंट्री लीडर की जो है वो शाहिद खाकान ज़्यादा होते, क्योंकि वो ज़्यादा एग्रेसिव हैं और शायद मियाँ साहब से ज़्यादा करीब भी हैं बमुकाबला ख्वाजा आसिफ के। हालांकि ख्वाजा आसिफ भी बहुत करीब रहे हैं और आपको याद हो कि ख्वाजा आसिफ और चौधरी निसार की जो कई साल तक तकरीबन बातचीत बंद रही है और शायद आज तक बंद है, उस वक्त मियाँ साहब का झुकाव जो है वो एक वक्त में ख्वाजा आसिफ की तरफ आ गया था। तो ख्वाजा आसिफ एक मियाँ साहब के कॉन्फिडेंट वाले तो आदमी हैं, और ये जो सारे दोनों फैसले हुए हैं, राना तनवीर का भी और ख्वाजा आसिफ का भी, वो बहरहाल मियाँ साहब ने फ़ैसले किए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जो ऐलान किया है वो मियाँ साहब से कंसल्ट करके ही किया है। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब, आपने बहुत तफसील से हमसे बात की। नाजरीन, नाउ विल टेक अ ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने आज नवाज शरीफ साहब की बेल में तोसी करने से की पिटिशन जो थी उसको रिजेक्ट कर दिया। स्टे विद अस। वेलकम बैक। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब ने जो रिक्वेस्ट दी थी सुप्रीम कोर्ट को कि उनकी अबूरी ज़मानत 6 हफ्ते की उसके अंदर तौसी कर दी जाए, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त कि उनको बैरून मुल्क जाने दिया जाए इलाज के लिए, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने ये केसेस सुनते वक्त रिमार्क्स पास किए कि उन्होंने 26 मार्च को 6 हफ्ते की बेल दी थी नवाज़ शरीफ साहब को अपना इलाज करवाने के लिए, मगर लगता ये है कि जैसे नवाज़ शरीफ साहब तो टेस्ट ही करवाते रह गए। साथ में उन्होंने एक 2005 के केस का भी रेफरेंस दिया जिसमें एक जो कैदी था उसको बेल दी गई थी
इसी तरह एक ऑपरेशन करवाने की, मगर उसने ऑपरेशन नहीं करवाया, जिसके बाद उसकी बेल जो थी वो मनसूख कर दी गई। चीफ जस्टिस साहब ने ये भी पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क इलाज करवाने की दरख्वास्त डाल के ख्वाजा हारिस साहब जो थे, जो वकील हैं नवाज़ शरीफ साहब के, वो अपने ओरिजिनल पिटिशन से हट गए थे। सवाल अब यहाँ पैदा ये होता है कि नवाज़ शरीफ साहब के पास इसके बाद कौन से और लीगल एवेन्यूज़ मौजूद हैं और कौन से लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं इसके बाद, अगर वो सचमुच अपना इलाज अभी भी करवाना चाहते हैं और मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं वसीम सज्जाद साहब, जो एक माहिर कानून हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी, थैंक यू सर। आप एज ए लीगल एक्सपर्ट जो काफ़ी इतने सालों से प्रैक्टिस करते रहे और ऐसे बहुत से केसेस आपने करीब से देखे होंगे, वर यू सरप्राइज्ड बाय द जजमेंट टुडे जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है? क्या आप इससे सरप्राइज हुए या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ऐसा ही फैसला आएगा? जी, मैं सरप्राइज नहीं हुआ था। उसकी वजूहात ये हैं कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट का पहला फ़ैसला गौर से पढ़ें तो उन्होंने बड़ी सोच समझ के, बड़ी मैं समझता हूँ कि एक बड़े नपे-तुले तरीके से उन्होंने इस बेल को डील किया। ये बेल ऑर्डर वैसे भी आम रविश के हट से है, लेकिन उन्होंने ये देखते हुए कि जो बेशतर मेडिकल ओपिनियन है वो ये कह रही है कि इनको इलाज की ज़रूरत है और ख़ुसूसन दिल के बीमारी का उनका एक बैकग्राउंड भी है, हिस्ट्री भी है, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, एक इन्वायरमेंट होती है जेल की, वो अच्छी नहीं होती एक दिल के मरीज़ के लिए, तो हम आपको 6 हफ्ते देते हैं, आप अपना इलाज करा लें। तो इसमें जो रिव्यू होता है वो वैसे भी बहुत लिमिटेड ग्राउंड्स होती हैं। यानी मैं कहूँगा कि ये रिव्यू का मतलब ये होता है कि कोर्ट की कोई गलती सामने लाई जाए कि फैसले में कोई गलती नज़र आ रही है, और वो भी लॉ की गलती। 2 चीज़ें यहाँ पे सामने जी, लॉ की हो या फैक्ट की हो, कोई यानी जिसको हम कहते हैं एरर ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। सही। तो इसमें पहली चीज़ तो ये है कि एक शख्स को जिसको सज़ा हो गई है उसको मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त देना, ये बहुत ही गैर मामूली और बहुत ही अनयूजुअल सी बात होगी कि एक शख्स जो कि कन्विक्टेड है उसको इजाज़त बाहर जाने की दे देना। दूसरा ये है जी कि इस केस में जो अदालत ने लिमिटेशंस लगाई थी उसके मुताबिक कोई गलती तो नज़र नहीं आती। वो ये कह रहे थे जी कि हमें मज़ीद टाइम चाहिए, लेकिन अदालत ने जो वजाहत की है वो ये है कि हमने आपको टाइम दिया था इलाज के लिए, लेकिन आपने इलाज नहीं करवाया और 6 हफ्ते आपने सिर्फ टेस्ट करवाए हैं। अगर वो इलाज करवाते और उस इलाज में मज़ीद कोई गुंजाइश निकलती कि उन्हें मज़ीद वक्त चाहिए बेहतर होने में या उनकी सेहत में बेहतरी के लिए मज़ीद टाइम चाहिए, तो शायद फिर गुंजाइश निकल आती। वसीम सज्जाद साहब, मौजूदा हालात में ये जो अब नवाज़ शरीफ साहब हैं, अगर हम ये अज्यूम करें कि वो अभी भी चाहेंगे कि उनको बेल मिले क्योंकि वो इलाज करवाना चाहते हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर हो या बाहर हो, क्या उनके पास अभी भी कोई लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं, कोई लीगल रास्ता मौजूद है, या यहाँ अब सब दरवाजे बंद हो गए? देखें जी, कोई अगर ऐसी नई ग्राउंड सामने आ जाती है जो कि पहले नहीं थी, कोई फ्रेश डेवलपमेंट हो जाती है जो पहले नहीं थी, तो बेल के लिए रास्ता बंद नहीं होता। अब कोर्ट ने कंसिडर करना होता है कि क्या ये नए हालात जो हैं, ये नई ऐसी कोई डेवलपमेंट है जो पहले नहीं थी, इसको देख लिया जाए। तो अगर कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाती है तो फिर अदालत को दरख्वास्त दी जा सकती है। लेकिन जो इस केस का पस मंज़र है और इसमें पहले भी रिजेक्ट हो चुकी है हाई कोर्ट से, फ़िलहाल इन हालात में जो हालात हमारे सामने हैं गुंजाइश नज़र नहीं आती। लेकिन एक और पहलू है इसका, वो ये है जी, बताएं। नहीं सर, आप वो एक और पहलू ये है, दूसरा पहलू ये है कि इन्होंने मेरिट्स पे पहले दरख्वास्त देके वापस ली थी जी। अगर मेरिट्स पे ये दोबारा इसको रीओपन करना चाहें, कोई मेरिट्स पे इनकी बात बनती हो, तो रास्ता है, लेकिन उसके लिए भी बड़ी मजबूत ग्राउंड्स चाहिए होती हैं। और कानून में एक ये अब जब भी जैसे आपने कहा कि कोई नई डेवलपमेंट हो या मेरिट्स के बेसिस पे अब ये बेल मांगे, तो वो पिटिशन या वो दरख्वास्त जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट पे आएगी या वो किसी हाई कोर्ट में जाएगी? नहीं, हाई कोर्ट में जाएगी और हाई कोर्ट उसका फैसला करेगा। तो मैं ये दूसरी बात ये कह रहा था जी कि जब एक आदमी दरख्वास्त देता है ज़मानत की और उसके ख़िलाफ़ मुकदमा चल रहा होता है,
तो एक कानून का मफरूज़ा है जिसको हम कहते हैं कि पर्सन इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड गिल्टी, तो वो मफरूज़ा उसके हक़ में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब उसको सज़ा हो जाती है तो इसका इतलाक़ भी फिर नहीं होता, तो उसका फिर डिफरेंट एक ज़ाविये से उस केस को देखा जाता है। तो ये जो आपने सवाल पूछा तो उसका ये है कि रास्ता तो है इनके लिए, यानी हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन उसकी ग्राउंड्स होनी चाहिए, कोई बात होनी चाहिए, वरना ये है कि वहाँ जाएंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, आपने बहुत तफसील से हमसे बात की। नाजरीन, नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है और हम आज़ादी सहाफ़त के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो आज सारी दुनिया में मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी इस हवाले से काफ़ी इवेंट्स हुए। आजकल वैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत बात होती है आज़ादी राय की, सहाफ़त की जो हालत है इस वक्त, और बहुत से लोगों का ये ख़्याल है कि इस वक्त बहुत से प्रेशर्स ऐसे हैं और बहुत सी पाबंदियां हैं पाकिस्तान के अंदर प्रेस के ऊपर जो शायद हमने पहले नहीं कभी देखी। मगर ये पाकिस्तान के अंदर तो ऐसी सूरत हाल है ही सही, मगर शायद ये कोई इतनी अनयूजुअल नहीं है। सारी दुनिया के अंदर लगता है कि कुछ ऐसा ही रुझान है। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की जानिब से एक बयान जारी किया गया कुछ दिनों पहले, जिसमें कहा गया कि दुनिया भर में प्रेस को हुकूमतों की तरफ से दबाव और पाबंदियों का सामना है। इसी इशू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़रार खोड़ो साहब, जो एक सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया कार हैं और साथ में डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम ज़रा हटके के को एंकर भी हैं। वेलकम टू द शो ज़रार। थैंक यू आपा। जी ज़रार, तो आजकल बहुत बात होती है पाकिस्तान में कि हमारे ऊपर, सहाफ़ियों के ऊपर, सारी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत प्रेशर्स हैं और बहुत सी पाबंदियां हैं जो शायद पहले नहीं थीं। आप कहाँ तक एग्री करते हैं इस असेसमेंट से? नहीं, देखें, पहले हाफ पे मैं एग्री करूँगा, बिल्कुल पाबंदियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो अब हो रहा है ये इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है और पहले हमने ऐसे नहीं देखा। पहले इससे हमने बहुत बुरा भी देखा है। अगर मतलब हमारी याददाश्त सिर्फ पिछले 10-15 सालों तक महदूद है तो फिर ज़ाहिर हमें लगेगा कि जी बिल्कुल पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन बहुत और दौर भी देखें जिसमें इससे भी बहुत ज़्यादा कड़ी पाबंदियां लगी हैं। और आपके तो बाल इतने सफ़ेद है इसलिए आपने तो पिछले 10-15 साल से बहुत पुराना वक्त देखा है ना। सिर्फ क्योंकि मैं काला कोला नहीं इस्तेमाल करता तो प्लीज़ आप मतलब इस तरह की ज़ातियात पर ना आए, मतलब आई एम नॉट दैट ओल्ड आल्फा। लेकिन पॉइंट है कि मतलब आपने जो खुद कहा कि 10-15 साल से पुरानी याददाश्त नहीं है, मतलब बंदा तो कोई बंदा तारीख की किताब भी पढ़ लेता है, मतलब और बुजुर्गों, मेरे से जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं तो पता लग जाता है कि नहीं बेटा इससे भी बहुत बुरा हुआ है। साइकिल्स आती हैं और साइकिल्स जाती हैं। आपने जो अपने इंट्रोडक्शन में बात की कि ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है और ये जो हवा चल रही है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं चल रही। मुझे आजकल एक बात याद आती है कि जब पहले जंग अजीम में ब्रिटेन दाखिल हुआ तो ब्रिटेन का जो फॉरेन सेक्रेटरी है उसने कहा कि पूरे यूरोप में दिए बुझते जा रहे हैं और शायद हम अपनी ज़िंदगी में इनको दोबारा बलते हुए ना देखें। तो आज भी कुछ ऐसा ही है कि पूरी दुनिया में दिए बुझते जा रहे हैं। ना सिर्फ सहाफ़ी प्रेस फ्रीडम के बारे में बल्कि जनरल फ्रीडम्स के बारे में। फ्रीडम्स आर अंडर अटैक ग्लोबली। एक राइट विंग ऑथोरिटेरियन फैशिस्ट, अगर आप कहना चाहें, आप फैशिस्ट भी कह सकते हैं, नेशनलिस्टिक वेव चल रही है दुनिया में और आप तकरीबन हर जगह देख सकते हैं अगर आप सिर्फ इस खित्ते को देखें। तो ज़रार, इफ़ आई कैन इंटरप्ट यू हियर, आपकी बातों से ये लग रहा है कि जैसे आप कह रहे हैं कि अगर आजकल सहाफ़त पे दुनिया भर में पाबंदी है तो इसका ताल्लुक जो लार्जर एक पॉलिटिकल ट्रेंड है उसके साथ भी है कि जैसे कहा जाता है कि सारी दुनिया में शायद जमहूरियत कमज़ोर पड़ रही है, तो ये सारा आप कह रहे हैं कि सब कड़ियाँ मिल रही हैं। बिल्कुल जी। देखिए, जमहूरियत और जमहूरी वैल्यूज़ में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, ये भी आप देख लें। भारत बिल्कुल एक जमहूरियत है लेकिन किस हद तक वहाँ पर अब जमहूरी वैल्यूज़ कायम हैं। आप देख रहे हैं राइट विंग रिलीजियस फैशिज्म का वहाँ पर राइज है, दैट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक वैल्यू। अमेरिका
द वर्ल्ड्स लीडिंग डेमोक्रेसी में कि जो सदर हैं वो खुलेआम कहते हैं कि द प्रेस इज द एनिमी ऑफ द पीपल। हाँ, ये नाट्सियों और स्टालिन की जबान है जो अमेरिका का सदर, द लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, इस्तेमाल कर रहा है। सो यू आर सीइंग दिस एवरीवेयर। और हम मतलब अब इतने बड़े अमेरिका शरीफ के साथ हम अपनी कंपैरिजन क्या करें, हम खित्ते को देख लेते हैं। ईरान में क्या है, अफगानिस्तान में क्या है, सही, चीन तो में कितनी प्रेस फ्रीडम क्या है? हम जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि आपने एग्जांपल्स भी दिए, बट आपने जैसे खुद क्योंकि पहली जंग अजीम का एक रेफरेंस दिया और आपने कहा दिए बुझ रहे थे, तो वो काफ़ी, हम ये तो नहीं कह सकते कि शायद एक जनरेशन के बाद जल भी गए थे। जी बिल्कुल। सो डू यू थिंक कि यहाँ भी हमें ये अपनी ज़िंदगी में या अगली जनरेशन तक हम देख सकेंगे इसमें तब्दीली, और डू यू थिंक कि ये कुछ अरसा के लिए चलेगा, ये जो अथॉरिटेरियनिज्म या सेंसरशिप की तरफ एक ट्रेंड चला जा रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये ट्रेंड अभी हाल में ही शुरू हुआ है, तो इसको ये अभी अपने उरूज पर नहीं पहुंचा in my opinion। अच्छा, अब कहते हैं ना द tyranny of the present। हम हाल में बैठे हुए हैं तो हमें ये बहुत मुश्किल होता है प्रिडिक्ट करना कि यार अगले साल, अगले 5 साल या अगले हफ्ते भी क्या होगा। बिल्कुल हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि ये एक पासिंग फेज हो, ये गुजर जाए, लेकिन ये भी मुमकिन है कि गुजरने में 10-20 साल लगा दे, क्योंकि जो दुनिया की तारीख है वो हम जैसे लोगों को तो नहीं देखती ना यार कि नहीं यार मैं चाहता हूँ कि ज़रार की ज़िंदगी में ही ये हो जाए। आई मीन हिस्ट्री डज नॉट केयर अबाउट अस। और जो हिस्टोरिकल ट्रेंड है वो जब ख़त्म होगा तो ख़त्म होगा, और कब ख़त्म होगा ये ना मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, और ना शायद आप कह सकती हैं। ज़रार एक और जो बहुत बात पाकिस्तान के हवाले से होती है वो ये होती है कि अगर इस वक्त पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो शायद जो सहाफ़ी बिरादरी है उसकी तरफ से रेजिस्टेंस नहीं आ रही। ये आपके ख़्याल में एक सही असेसमेंट है? क्या ऐसी बात होती है? जी देखिए, पाकिस्तान के हवाले से, हाँ देखिए, आई मीन ये जो आप बात करते हैं ना कि मतलब यूनिटी ऑफ जर्नलिस्ट, यार हम अक्सर तो हम एक दूसरे का नाम भी नहीं ले सकते टेलीविज़न पर। इतनी दफ़ा मैंने देखा है कि किसी अगर दूसरे चैनल के कैमरामैन या रिपोर्टर पर भी गोलियां चलती हैं, हम कैसे रिपोर्ट करते हैं, एक निजी चैनल के एक निजी एंकर को एक निजी गोली लग गई है। तो पॉइंट है कि जब हम ऐसे ही नहीं कर सकते तो हम क्या ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देखें, सही, जितनी पोलराइजेशन हमारी सोसाइटी में है और है वो मीडिया में भी रिफ्लेक्ट होती है। लोग क्या समझ रहे हैं, उसी मुआशरे का हिस्सा है, मुआशरे का हिस्सा है ना जी। आपके लोग क्या समझते हैं कि हम कोई मुख्तलिफ फैक्ट्री से निकल कर आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वी आर पार्ट ऑफ द सेम सोसाइटी, और जो इस सोसाइटी में हो रहा है वो हमारे साथ भी हो रहा है। लोग बात करते हैं सियासी पार्टियों की, सियासी पार्टियों को सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए मुतहद होना चाहिए। आपने कभी ये चीज़ देखी है अपनी ज़िंदगी में? मैंने तो शायद नहीं देखी। हाँ, अगर मुतहद होते बहुत बहुत शुक्रिया ज़रार, आपने वक्त निकाला और बात की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। We'll be back next week now.